नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का जो मॉक टेस्ट नंबर है वो है 71, यानी कि इससे पहले जो है 70 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आते हैं सुबह आपके 7 बजे। और शाम को 7 बजे भी एक और क्लास आती है जिसमें आपका मैथ्स करवाई जाती है, तो वो क्लास भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को निश्चित तौर पर फ़ायदा पहुंचेगा। अब एक जानकारी और आप लोगों के लिए कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो लॉगिन करिएगा testseries.layer3education.com पर जाइएगा और वहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब एमपीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 150 नंबर का यानी कि 150 मार्क्स का फुल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और आप परचेस करना चाहें तो 70% ऑफ अभी चल रहा है, आप जाकर चेक करिएगा, आप लोगों को वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक दो फ्री मॉक टेस्ट भी है, उनको भी लगाकर चेक करिएगा अपना स्कोर वगैरह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले एक जानकारी और, अगर आप मैथ्स का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो 40 डेज का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें एमपीटेट का पूरा मैथ्स का सिलेबस करवाया गया है, जो चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आपका जो है 499 का पेमेंट रहेगा, जिसमें आपको 40 वीडियो मिलेंगे जिसमें पूरा सिलेबस करवाया गया है। ये नंबर आपके सामने है, लिखा हुआ है कि 9753749986। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कल जिन लोगों ने कमेंट किए थे उन सभी को बहुत धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इस प्रकार से देखिएगा। लिखा हुआ है कि यदि दो बेलनों के आयतन का अनुपात 4:1 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, बेलन के आयतन की अगर मैं बात करूं तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और आप दो बेलन की बात करें तो दोनों का लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:1 दिया है, यानी कि इसका अनुपात 4 है और इसका अनुपात 1 है। अब हाइट का भी रेशो दे रखा है, 1:4 दे रखा है, यानी कि आपका रेशो दिया हुआ है 1:4, यानी कि यहाँ आप लिख दीजिएगा 1 और यहाँ लिख दीजिएगा 4। अब देखिए कि आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया और 1 और 4 को यहाँ ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये जो 1 है ये नीचे चला जाएगा, यानी कि आपका 16:1 बना आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का। तो किसका स्क्वायर 16 होता है तो आप बोलेंगे 4 का, और किसका स्क्वायर 1 होता है तो 1 का। तो आप देखेंगे उनकी त्रिज्या के बीच अनुपात 4:1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो इस तरीके से आप करिएगा, बड़ा आसान है वैसे तो, बेलन का आयतन आप सभी को पता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि शिक्षण में मॉडल के फायदे हैं। अब मॉडल यानी कि यहाँ पर समझिएगा एक नमूना, मॉडल का मतलब यहाँ पर समझिएगा नमूना, और एक और मॉडल भी होता है, ठीक है। चलिए अब पहला ऑप्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है कि लघु रूप से एक वास्तविक वस्तु की अवधारणाओं को और समझ को बढ़ाना, इसका फायदा ये है। या फिर एक कक्षा में सौंदर्य बोध को बढ़ाना, मॉडल यहाँ पर वो जो मॉडल रैंप वॉक करती है उनके बारे में बताया, सौंदर्य बोध बढ़ाना, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। आत्मसंतुष्टि की भावनाओं को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि लघु रूप से यानी कि एक छोटी वस्तु से वास्तविक वस्तु की अवधारणाओं को समझाना और उस समझ को बढ़ाना, ये एक मॉडल का फायदा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के 2 गुने से 4 अधिक, यदि किसी संख्या के 2 गुने से 4 अधिक उस संख्या से 6 कम है तो वह संख्या क्या होगी। करने की कोशिश करिएगा। इसमें आपकी इक्वेशन बनेगी, संख्या x मानिएगा तो आपका आसानी से आंसर आएगा। देखिए कैसे मानेंगे, तो वो संख्या के दुगने से। अब मान लीजिए संख्या आपने मानी x, तो उससे दुगना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। और बोला कि 4 अधिक है तो क्या करिएगा, +4 करिएगा। ये बराबर है किसके, उस संख्या से 6 कम के बराबर है, यानी कि x - 6 आपका हो जाएगा। तो आप देखिए ये x इधर लाएंगे तो आपका बचेगा x, और ये जो आपका 4 है उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आई वो आई आपकी -10, यानी कि वो जो संख्या है वो क्या है, -10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बताने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है और आप सभी स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों के 30 में से कितने नंबर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 4th नंबर का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से
कौन सा सहायक यंत्र शिक्षण पर लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव है, यानी कि कौन सा सहायक यंत्र जो है शिक्षण पर लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव है। पहला ऑप्शन है कि जब आप स्वयं एक आरेख तैयार करेंगे और उन्हें छात्रों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर दूसरा कि जब आप एक रोल अप बोर्ड तैयार कर सुंदर आकृति लाएंगे, या फिर तीसरा वाला कि जब आप प्रयोगशाला से संबंधित कुछ आरेख प्राप्त करते हैं और इसे शिक्षण सहायता के रूप में उपयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि जब आप छात्रों को अग्रिम में उनके घर से आरेख निकालने के लिए उन्हें सूचित करेंगे। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, करिएगा। आप लोगों ने लगा लिया होगा इसका आंसर। मैं बताता हूं इसका जो आंसर देखिएगा ये लिखा हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब आप स्वयं एक आरेख तैयार करेंगे और छात्रों को उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एडगर डेल यानी कि एक आपके दार्शनिक थे, इनके अनुभव शंकु में आपको निम्नलिखित में से कौन सा मिलेगा। इनका जो अनुभव शंकु था उनमें से कौन सी चीज आप लोगों को मिलेगी। पहला ऑप्शन जो है प्रत्यक्ष उद्देश्य पूर्ण अनुभव मिलेगा, या फिर नाटकीय सहयोग, या फिर फिल्म या दृश्य चिन्ह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है देखिए ए वाला होगा। देखिए हाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु में प्रत्यक्ष उद्देश्य पूर्ण अनुभव मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षण सहायक उपकरण को प्रक्षेपण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि शिक्षण सहायक उपकरण जो है उसको किन भागों में वर्गीकृत किया गया, किन भागों में डिवाइड किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि पहला वाला है कि अनुमानित और गैर अनुमानित एड, या फिर दृश्य श्रव्य, या फिर दृश्य श्रव्य सहायक यंत्र, या फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में वर्गीकृत किया गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। इसका मैं आंसर आप लोगों को बताता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका अनुमानित और गैर अनुमानित एड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि 2505 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन सके। यानी कि वर्ग बनने के लिए संख्या देखिए 2505 में जोड़ना है। अब 2505 किसका स्क्वायर के आसपास है, तो आप पाते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप देखेंगे 50 का स्क्वायर होता है 2500, यानी कि अगला जो स्क्वायर आएगा वो 50 के बाद वाला स्क्वायर यानी कि 51 का स्क्वायर आएगा। तो देखिए 51 के स्क्वायर में आपको जोड़ने के लिए 51 के लिए 51 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे इकाई का अंक तो 1 हो जाएगा। अब 1 अंक लाना है तो 5 में क्या जोड़ूं कि 1 आए, तो इन सभी में से केवल 96 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर आपका 1 आ रहा है, यानी कि आपका 51 का स्क्वायर बन रहा है। तो आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 2505 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे पता चला कि ये जो 2505 है ये 2500 के पास है, जो कि 2500 किसका स्क्वायर है, तो 50 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर आएगा वो 51 का आएगा, तो 51 का स्क्वायर क्या होगा, तो 51 का स्क्वायर जो भी हो लेकिन इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इकाई का अंक 1 होगा तो मैं 5 में क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, तो 5 में 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 वाला ऑप्शन केवल 96 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सहायक शिक्षण से संबंधित नहीं है। कौन सा जो उद्देश्य है वो सहायक शिक्षण से संबंधित नहीं है। कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखकर दृश्य श्रव्य सहायक यंत्र का निर्धारण करना, या फिर छात्रों के लिए आकर्षक और चमत्कारी घटनाओं के विज्ञापन करना, या फिर विद्यार्थियों के लिए कठिन अवधारणाओं को सरल रूपों में प्रस्तुत करना, या फिर छात्रों को तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय और गतिशील बनाना। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कि छात्रों को आकर्षक और चमत्कारी घटनाओं के विज्ञापन करना, यह आपका इससे संबंधित नहीं है। यह उद्देश्य सहायक शिक्षण से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि
व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का दोष क्या है। व्याख्यान सह प्रदर्शन जो विधि है उसका एक दोष क्या है, उसका डीमेरिट क्या है, उसका जो आपका डिसएडवांटेज क्या है, वो आपको बताना है। लिखा हुआ है कि यह बाल केंद्रित नहीं है, ऐसा है कि यह बाल केंद्रित नहीं है, या फिर यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में रुकावट पैदा करता है, या फिर यह प्रत्यक्ष अनुभव की उपेक्षा करता है, या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो आंसर है देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ये जो सारे हैं ये आपके व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के दोष है कि यह बाल केंद्रित भी नहीं है, और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास में रुकावट भी पैदा करती है, और यह प्रत्यक्ष अनुभव की उपेक्षा करता है। तो ये सारे आपके दोष हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिएगा 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि आपका 111 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए मैं इसको व्यवस्थित लिख के बताता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। 111 फिर ए के बाद जो 2 है आपको उसको स्क्वायर मानना है, ए स्क्वायर, फिर बी के बाद भी जो 2 है उसको स्क्वायर मानना है, और सी के बाद भी जो 2 है उसको स्क्वायर मानना है, को 37 ए स्क्वायर से, किससे, 37 ए स्क्वायर से विभाजित करने पर हमें क्या मिलेगा। आपको बताना है कि इसमें जो है इसका भाग लगाना है, तो क्या आपको मिलेगा, 2c स्क्वायर 2b स्क्वायर 3 मिलेगा, या फिर 3b स्क्वायर c स्क्वायर मिल जाएगा। तो बड़ा आसान है। देखिएगा 37 से 111 का क्या संबंध है, तो 37 के पहाड़े में, या फिर 37 का 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 या 21, यानी कि 37 से 3 बार में कट रहा है, तो 111 तो कट गया 3 बार में, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से करिएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किस शिक्षण विधि के माध्यम से निम्नलिखित गुणों को समायोजित किया जाए, यानी कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें ये सारे गुण समाहित हो सकते हैं। थोड़ी सी विधि का भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये इस प्रकार का पूरा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि परंपरा के विरुद्ध जो विधि है वो कौन सी है ना। ये जो चारों हैं ये गुण दे रखे हैं, इनमें से किस विधि के होंगे, वो प्रदर्शन विधि के होंगे, परियोजना विधि के होंगे, हेयूरिस्टिक विधि के होंगे, या फिर असाइनमेंट विधि के होंगे। देखिएगा तो पहला गुण जो है वो है परंपरा के विरुद्ध विधि है ये, या फिर वह विधि जिसमें उत्कृष्ट अवलोकन पद्धतियां होती हैं, वह विधि जो अलोकनीय है, या फिर स्वगति विधि पर ध्यान केंद्रित करने वाली विधि है। ये जो चारों गुण हैं ये कौन सी विधि के हैं, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। फिर मैं आपको बताता हूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। हेयूरिस्टिक विधि में जो है ये सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को स्कोर करते चलना है, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं उसका भी थोड़ा सा कमेंट वगैरह करिएगा। वीडियो को लाइक और थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, है ना। चलिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे डेली, है ना। आज 71 कितने हो गए हैं, देखिए इस प्रकार से हम डेली करते आ रहे हैं, आपकी परीक्षा तक ये चलेंगे, कोई समस्या उसमें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा शेयर करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि आप अपने छात्रों में कड़ी मेहनत और गहन अध्ययन की आदतों के प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं, तो आपको निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त लगती है। यानी कि आप चाहते हैं कि छात्र जो है कड़ी मेहनत करे और गहन अध्ययन की आदतों को विकसित करे। अगर आप ये चाहते हैं तो कौन सी विधि इनमें से आपको उपयुक्त लगती है। प्रदर्शन विधि उपयुक्त लगती है, परियोजना विधि लगती है, हेयूरिस्टिक विधि लगती है, या असाइनमेंट विधि लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे तो आप सभी को पता चल रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कड़ी मेहनत और गहन अध्ययन की आदतों के परीक्षण में आपका जो हेयूरिस्टिक विधि जो है वो मदद करती है, उपयुक्त यही रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 162 है। 3 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 162 आता है। लिखा हुआ है कि यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5-7 है,
और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, रेशो बनाना होगा, रेशो का निर्माण करना होगा। तो लिखेंगे पहली, दूसरी और तीसरी को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब पहली दूसरी का जो रेशो है वो यहाँ लिखूंगा 5:7, तो यहाँ लिख दूंगा 5:7। फिर लिखा हुआ है दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी का लिखूंगा 5 और तीसरी का लिख दूंगा 3। अब यहां पर देखिएगा 7 के इधर कुछ नहीं है तो 7 लिखना पड़ेगा, और 5 के इधर कुछ नहीं है तो 5 लिखना पड़ेगा। फिर क्या करिएगा, इनटू करिएगा तो आपका रेशो बनेगा 5×5 = 25, 7×5 = 35 और 7×3 = 21। कहीं से कट रहा है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये जो है ना, इसलिए इसको यहीं रहने देंगे। और तीनों संख्याओं का योग 162 है, तो ये 25x हो गई, ये आपकी 35x और ये 21x। तो इसको लिखना पड़ेगा 162 के नीचे। तो आप देखेंगे 162 के नीचे क्या आ जाएगा, तो इन सभी को जोड़िए, 5 × 5 = 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1 है ना, और 3 3 6 और 2 8 यानी कि 81 हो गया। तो आप इंटू करिएगा, देखिए बराबर है वो नीचे और इंटू करना है सामने जो पूछा है। दूसरी संख्या का रेशो क्या है 35, तो यहाँ करिएगा आप 35 है ना। अब आप 81 से काटेंगे 162 को, तो 80 का डबल 160 और 1 का डबल 2, तो यहाँ 2 बार में डायरेक्ट कट जाएगा और 35 दूना कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपका 14 वाला करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जो छात्रों की एक समस्या को विकसित करती है, जो एक उत्साहपूर्ण तरीके से इसका न्यायपूर्ण समाधान ढूंढते हैं। तो परिभाषा को आगे रखा गया है। देखिए समस्या समाधान के बारे में जो ये बात कही गई है या फिर जो ये कथन कहा गया है, इसको परिभाषा मान लीजिए। इसको किसने कहा था या फिर किसने आगे रखा था, ये मत किसका था, रस्क का था या फिर वुडवर्थ का था या स्किनर का था या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये जो परिभाषा, ये जो कथन, ये जो वाक्य कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था, तो रस्क ने कहा था समस्या समाधान के बारे में कि एक ऐसी विधि है जो छात्रों की समस्या को विकसित करती है, उत्साहपूर्ण तरीके से इसका न्यायपूर्ण समाधान ढूंढती है। ये बात कही थी रस्क ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कि स्कूल असाइनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। स्कूल असाइनमेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने कि छात्रों को उनकी कक्षाओं में दिया गया असाइनमेंट ये जुड़ा हुआ है, या फिर छात्रों द्वारा अपने स्कूल लैब में किए गए प्रयोग, या फिर उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग लगाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि छात्रों द्वारा अपने स्कूल लैब में किए गए प्रयोग उनके असाइनमेंट के साथ जुड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपए, यानी कि 30 रुपए और 8 पैसे हैं। ठीक है, 80 पैसे हैं, सॉरी। अब लिखा हुआ है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हम इन प्रश्नों को करते हैं सेम उसी प्रकार से करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे जो आपकी राशि है, यानी कि किस प्रकार के सिक्के हैं। तो 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। अब हम क्या करते हैं, तो हमारे अगली स्टेप थी कि इनका जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो इनके नीचे हम लिखते हैं। तो क्या रेशो दिया हुआ है, 6:3:2, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50 पैसे है, ये 10 पैसे है, तो इस 1 रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट किया, तो इसको कर दिया मैंने 100 पैसे कर दिया। 100 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे कर दिया। अब ये सब पैसे में है, तो 30.8 रुपए को भी मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा, तो ये बन जाएंगे मेरे 3080 पैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब आप करिएगा, इसको इंटू करिएगा तो आपको एक राशि मिलेगी। देखिए 100 × 6 600 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 600 और 700, 770 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा, है ना, यही आएगा। हाँ यही आएगा। देखिए इस प्रकार से आएगा 600 और 700, 750, 720। ठीक है, 770 आ जाएगा। और इंटू आप करिएगा जो पूछा आपसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है तो इंटू कर दीजिएगा 3। ठीक है,
अब एक जीरो से काटेंगे, एक जीरो तो 11 से कटेगा, ये 11 साती 77 और 11 दूना 22 और 8 11 8 88 और 7 से करेगा 7 चौक 28 और 4 तिया 12, यानी कि आपके 50 पैसे के सिक्के कितने थे, तो 12 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न और ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करना है तो शाम को 7 बजे वाली क्लास जरूर देखिएगा। शाम को जो 7 बजे आती है उसमें एमपीएसआई का चल रहा है, लेकिन आपकी पूरी मैथ्स के क्वेश्चन उसमें करवाए जाते हैं, आपके मेंसुरेशन के भी करवाए जाते हैं, उसमें ट्रेंगल के भी करवाए जाते हैं, उसमें आयतन के भी करवाए जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी। 30 क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हैं, इसमें पेडागोजी भी आपकी इंक्लूड है, लेकिन वहाँ आपको केवल मैथ्स देखने को मिलेगी। तो आप लोग शाम को 7 बजे जरूर देखिएगा, आप लोगों को निश्चित तौर पर जो है फायदा जरूर पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि समस्या समाधान पद्धति को एक साधारण स्कूल में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको बताना है कि क्यों लागू नहीं किया जा सकता। इसका अपने नियमित पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, या फिर प्रयोग में अधिक समय लगता है, या फिर प्रयोग के माध्यम से सीखने पर अधिक जोर देता है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप लोग लगाइएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी कारणों की वजह से इसको सामान्य स्कूल में लागू नहीं किया जा सकता। उपरोक्त सभी कारणों से कि नियमित पाठ्यक्रम कोई संबंध नहीं है ना, और प्रयोग में भी अधिक समय लगता है, और इसके प्रयोग के माध्यम से सीखने पर अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए इनको जो है लागू नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ए को अंग्रेजी में, यानी ए कोई लड़का है जिसको अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय की अपेक्षा दुगने अंक मिले, यानी कि जितने विज्ञान में मिले उससे ज़्यादा अंग्रेजी में मिले। ये हम समझ लीजिए कि ये आपका इंग्लिश है ना, और ये आपका साइंस है। तो साइंस से दुगने मिले यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है कि अंग्रेजी विज्ञान और गणित विषयों में मिलाकर कुल 180, यानी कि टोटल जो नंबर है वो आपके 180 है। फिर लिखा हुआ है यदि उसे अंग्रेजी और गणित विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 2-3 है। अंग्रेजी और गणित में अनुपात क्या है, 2-3, तो अंग्रेजी का 2 और गणित का 3 है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए ये जो रेशो बनेगा वो 1-2-3 का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे विज्ञान विषय में कितना मिलेगा, तो देखिए इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो आप देखें 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, वापिस से 3 2 1 बन जाएगा। तो 3 2 1 रेशो बन गया आपका। गणित में 3 अंक, इंग्लिश में 2 अंक और साइंस में 1 अंक। तो सभी को जोड़ लेंगे तो 3 2 5 और 1 6, तो इसके नीचे 6 लिख देंगे। और साइंस की पूछा है तो इंटू 1 कर देंगे, तो 6 करेंगे 6 18, यानी कि साइंस में 30 अंक मिले, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया था, यानी कि इस पर ध्यान केंद्रित किया था। शिक्षा आयोग जो बना था 1964-66 में, उसने किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया था, प्राथमिक शिक्षा पर किया था, माध्यमिक शिक्षा पर किया था, उच्च शिक्षा पर किया था, या उपरोक्त सभी पर किया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ईश्वर भाई पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति ने विभिन्न पहलुओं पर गौर किया था। ईश्वर भाई पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने किन पहलुओं पर गौर किया था, उच्च शिक्षा पर गौर किया था, तकनीकी शिक्षा पर, चिकित्सा शिक्षा पर, या सामान्य शिक्षा पर। आप लोगों को इसका आंसर बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ईश्वर भाई पाटिल की जो अध्यक्षता में समिति बनी थी उसने किस पर गौर किया था। चलिए आप लोगों ने लगा लिया होगा इसका आंसर, आप लोग साथ साथ में लगाते जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, कि तकनीकी शिक्षा पर जो है उन्होंने गौर किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। सभी मित्रों से निवेदन है कि स्कोर को जरूर काउंट करते चलें और एंड में कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग डेली कमेंट करते हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक निवेदन और है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो है थोड़ा इसको ज़्यादा समय तक हम कंटिन्यू भी कर पाएँ और इसमें व्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा आए, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है इस प्रकार से कि यदि x के मान में
20% की वृद्धि हो जाए, यानी x का जो मान है उसमें अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो यह y के 60% के बराबर हो जाता है। तो x तथा y का अनुपात क्या होगा वो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो जैसे ही मैं प्रश्न लिखूं तो प्रश्न आपको बताऊं तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, पॉज कर देना है और साथ में ही कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चन को करते जाना है और जो आंसर आए उसको लगा लेना है। फिर मैं बताऊं, आपका सही निकले तो राइट लगाइएगा और गलत निकले तो 1 से लगाकर 30 तक ऐसे करिएगा डेली, और जो आपका स्कोर रहे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को करें तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें 20% की वृद्धि होगी तो हम इसको लिखेंगे x इंटू ये हो गई 120%, है ना। ठीक है, बराबर हो गई y के 60% के, तो y का 60% लिख देंगे, है ना। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका इस प्रकार से, और यहां पर 60 एकम 60 और 60 दूना 120, यानी कि आपका आया 2x बराबर 1y। तो x और y का रेशियो क्या बनेगा, तो 2:1 बनेगा कि 1:2 बनेगा। तो आप देखिए x के सामने आ रहा है 1, ठीक है, और y के सामने आ रहा है 2, यानी कि रेशियो जो बन जाएगा वो रेशियो बन जाएगा 1:2, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की विशेषता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की विशेषता क्या है कि कमाई करते समय सीखना, या फिर बिना बोझ के सीखना, या संस्मरण के साथ सीखना, या प्रतियोगिता के लिए सीखना। आपका इसका क्या विशेषता हो जाएगी, उसकी क्या विशेषता थी, आप लोग करेक्ट आंसर लगाइएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि बिना बोझ के सीखना इसकी विशेषता था। इसका लक्ष्य भी यही था राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का, कि बिना बोझ के सीखना, यानी कि बच्चे जो हैं ज़्यादा बर्डन लेकर सीखते हैं, है ना। जब बर्डन लिया जाता है तब आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। सीखना हमेशा फ्री माइंड से होता है। आप जैसे कोई आपने देखे होंगे आपके आसपास कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं एग्जाम क्रैक करने की, एग्जाम पास करने की, वो ज़्यादा बर्डन लेकर अगर पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम में जाकर रायता फैल जाएगा। ऐसे फ्री माइंड से एग्जाम देना है कि अगर इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होगा तो इससे तो अच्छा मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा अपने जीवन में। तो ये बात अगर आप साथ लेकर जाएंगे कि मैं फ्री माइंड से दूंगा, एग्जाम में कुछ होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नंबर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते हैं तो इससे तो मैं बेहतर अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो उस आपकी उस एटीट्यूड के साथ अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी एग्जाम क्लियर होती है। और इसके विपरीत अगर आप दिमाग पर बर्डन रखते हैं कि अगर इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, तब अगर आप बर्डन रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको आंसर आते हुए गलत लग जाएंगे और घबराहट के मारे जो है आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो घबराहट बिल्कुल मत रखिएगा, फ्री माइंड से एग्जाम को देना सीखिए। कोई भी एग्जाम आपके हौसले से बड़ी नहीं है, कोई भी एग्जाम जो है आप क्लियर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड को फ्री रखिएगा, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी स्कूलों को मानना होगा। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 आया था उसके अनुसार क्या प्रस्ताव निकला था। लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25% बच्चे लेना होंगे, या फिर SC ST वर्ग के 25% बच्चे उसमें रखना होंगे, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15% बच्चे, या फिर आपके SC ST वर्ग के 15% बच्चे। आपको बताना है कि क्या जो प्रस्ताव था या फिर क्या इसके अनुसार निकाला गया था, जो निजी स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मानना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि आर्थिक रूप से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको 25% बच्चों को उनको एडमिशन देना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, लेकिन 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। अब आप देखिए इनमें कौन सी ऐसी संख्या होगी। तो देखिए मैं समझता हूं कि इनसे विभाजित होने वाली संख्या इनका एलसीएम होगी। तो 5, 6 और 7, 8 का एलसीएम आप ले लेते हैं। तो देखिए आप इसको करिएंगे, कैसे करेंगे, 5 और 7 तो आपका अभाज्य संख्याएं हैं,
और 3 और 6 और 8 में देखिए आप करेंगे 2 से कर लीजिए तो 2 तिया 6 और फिर 8 आ जाएगा और 2 चौक 8 आ जाएगा। फिर आप 3 से कर लीजिएगा तो 3 से करेंगे 3 और फिर 4 बचा तो इसको 4 से कर लेते, या फिर एक काम करिए सभी को इंटू ही कर दीजिए। तो आप इंटू करते तो 5 छंग 30, तीनों सातों 21 यानी कि 210 इंटू 8 करेंगे तो 0 8 एकम 8 और आपका 8 दूनी 16, 1680 और इसके पास 3 आपका शेषफल बच रहा है तो शेषफल जोड़ देंगे तो 1683 ऐसी संख्या हो जाएगी जो इन सभी से विभाजित करने पर आपका 3 शेषफल बचेगा। देखिए 1680 में सभी का भाग जा रहा है, 3 जोड़ दिया तो हमेशा 3 आपका शेषफल आएगा और 9 से डिवाइड करने पर भी इसमें पूरा भाग जाता है, शेषफल नहीं बचता। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, है ना। इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से कर लीजिएगा, बड़ा ही आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के काम की निगरानी करना जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की है, मदर टीचर एसोसिएशन की है, स्कूल प्रबंधन समिति की है, या अभिभावक शिक्षक संघ की जिम्मेदारी है कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसकी निगरानी करना किसकी जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर आप लोग लगाइएगा, इन चारों ऑप्शन में से क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कूल प्रबंधन समिति, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट टीम का जो है वो आपका निगरानी करना इसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता? समाज में बदलाव से स्कूल जरूर प्रभावित होते हैं, या फिर स्कूल सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली एजेंट हो सकते हैं, या फिर स्कूल विघटन के संभावित एजेंट है, या स्कूल सांस्कृतिक संचरण की सामाजिक एजेंसियां है। तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है या फिर स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसको सही नहीं माना जा सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग लगा लिया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्कूल विघटन यानी कि विघटन के संभावित एजेंट नहीं है। यह आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम आपका 594 है और उनका गुणनफल 3564 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 9:11 है तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए आपका जो है आपका 594 इनका एलसीएम है, यानी कि इनका भाग इनमें जरूर जाता होगा। तो 9 से आप भाग लगाएंगे इस 594 में, तो 9 से करेंगे 9 छंग 54, फिर बचा आपका 5, 9 छंग 54 यानी कि पहली संख्या आ गई 66। फिर 11 से आप लोग भाग लगाएंगे तो 11 पंजे 55, फिर 4 बचा 11 चौक 44 यानी कि दूसरी संख्या हो गई 54। उन संख्याओं का योग ज्ञात करना था तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 5 130, 130 और 10 140, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग करिएगा, है ना। एलसीएम को जो है इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और आपकी जो वैल्यू है वो संख्या जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने इन चीज़ों में से किस पर जो है प्रतिबंध लगाया है? कि शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगा दिया है ना, मानसिक उत्पीड़न पर लगा दिया है, उपरोक्त दोनों या अतिरिक्त कक्षाओं पर लगा दिया है। आपको बताना है कि किस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जैसे अपने समय में जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता था, ब्लैक बोर्ड होता था। हमारे जो गणित के टीचर थे वो ऐसे मारते थे बच्चों को। गणित के पीरियड में अगर कोई मस्ती करता तो उनको चारों को ऐसे मुंह उधर करवा के बोर्ड की तरफ ने ऐसे छड़ी से मारते थे वो। तो छड़ी जैसे इसके पड़ रही है इस बच्चे के, तो ये वाला बच्चा भी हिल रहा है, ये वाला भी, है ना। इसके पड़ी फटाक तो ये भी हिल रहा है बिल्कुल, है ना। तो वो इंतजार करता था कि मेरा कब नंबर आए। पर अब जो है 2009 के बाद प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दोनों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो है शिक्षक जो है बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, है ना। हालांकि अपने टाइम पे तो हाथ क्या लात भी कुछ भी लगते थे, पर ठीक है, अच्छा भी है। पढ़ाई में अपनी रुचि भी रही उस कारण से, चाहे वो जोर जबरदस्ती से रही पर रुचि तो रही। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बच्चे की किस जरूरत को पूरा करता है? सरकारी स्कूल में जो मध्याह्न भोजन है वो आपके किस जरूरत को पूरा करता है? सुरक्षा को पूरा करता है, या शरीर क्रियात्मक को, या फिर प्यार अपनापन बढ़ता है, या स्वबोध होता है? बताइएगा किस कारण से या फिर क्या उसकी जरूरत होती
या क्या जरूरत पूरी होती है बच्चे की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर और क्रियात्मक जरूरत पूरी होगी, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इससे पहले आपका लास्ट क्वेश्चन लाऊं उससे पहले सभी से निवेदन है कि स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर याद से कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या फिर कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिले हो, अगर आपको कुछ लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। और स्कोर कमेंट सभी मित्रों को करना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 19 और 969 है। यदि एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिएगा। तो देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, मैंने आपको सिखा रखा है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है, इससे आपका काम बन जाएगा। पहली संख्या 57 दे रखी है, दूसरी पता नहीं है, उसको x मान लीजिएगा। एलसीएम कितना दे रखा है 19 और एचसीएफ कितना दे रखा है 969। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या निकालना है तो x को यहीं रहने दो, इस 57 को नीचे ले आओ तो 57 कट जाएगा, कहाँ से, तो 19 तिया 57 है ना, और 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, 3 दून 6, 3 तिया 9, 323 आंसर आ रहा है दूसरी संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं 30 क्वेश्चन। देखिएगा आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, बस प्रयास जारी रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।